कैंडिस ओवेन की अमेरिका को बर्बाद करने की योजना सामने आ गई है, जो हैरानी की बात नहीं है। ये सब उनकी रूस यात्रा से शुरू हुआ, या यूं कहें कि उनकी रूस यात्रा के साथ ही सब कुछ बिखर गया, क्योंकि उन्होंने अपने अनुयायियों से झूठ बोला। क्या आप नहीं कह रही हैं कि आप पारिवारिक छुट्टी पर जा रही हैं? लेकिन असल में ये छुट्टी पारिवारिक नहीं थी। ये एक बहुत ही खास तरीके से बनाई गई पीआर यात्रा थी, ताकि ये दिखाया जा सके कि वो और रूस कितने अच्छे और करीबी दोस्त हैं। अब वो वहां जाकर कह रही है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, रूस अमेरिका को दोस्त होना चाहिए वगैरह। हमारे वही मूल्य है, अगर हमारे पास असली अमेरिकी मूल्य होते, क्योंकि अमेरिका अंदर से बर्बाद हो रहा है। ये अजीब है, क्योंकि ऐसी कहानियां वही हैं जो रूसी प्रचारक अमेरिकी लोगों को दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है, और मुझे नहीं लगता कि ये आपको हैरान करेगा, क्योंकि यही इनकी योजना थी। यही सब उन्होंने टकर कार्लसन और कैंडिस ओवेन्स की अजीब हरकतों पर सोचा था। ये सब इस छोटी सी जानकारी के साथ जुड़ गया है दोस्तों। द पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं मीरा के आपकी होस्ट। जरूर उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि इस वीडियो को बढ़ावा मिले और आप वो सब कर सकें जो आपको विरोध के लिए करना चाहिए, क्योंकि कैंडिस ओवेन्स जैसे लोगों की तरह नहीं, हम सच में पश्चिम की रक्षा करना चाहते हैं, ना कि अपने दुश्मनों के साथ मिलकर काम करना। मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहता हूं। शायद आपने सुना हो कि अमेरिका में चर्चा है कि आप संयुक्त राज्य के अगले राष्ट्रपति के रूप में आप बेहतरीन साबित हो सकते हैं। ये सवाल पूछने के लिए माफी चाहता हूं। नहीं, कोई बात नहीं। मैं हमेशा अपने श्रोताओं से कहती हूँ कि मैं कभी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं सिर्फ तानाशाह बनने के लिए चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि मैं कांग्रेस से नहीं निपट सकती, मैं लॉबिंग से नहीं निपट सकती, मैं इन सब चीजों से नहीं निपट सकती, मैं लिंडसी ग्रैहम के एक और युद्ध की मांग करने से नहीं निपट सकती। मैं बस कहती हूँ ये हम करेंगे, ये नहीं। शर्तें मंजूर है तो मुझे वोट दो कि मैं संयुक्त राज्य की तानाशाह बनूंगी, बस इतना ही। फिलहाल मैं सच में शायद वो तानाशाहों से प्यार करती है, इसलिए रूस में है, लेकिन ये वो अहम बात नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। मुझे चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बनावटीपन है, और साथ ही आप जानते हैं ट्रंप की बड़ी निराशा भी। लेकिन मैं टकर कार्लसन जैसे किसी व्यक्ति का पूरा समर्थन करने में जरूर दिलचस्पी रखूंगी, और हाँ मैं ऐसा ही करूंगी, और हाँ मैं ऐसा ही करूंगी। प्यार वही है, बूम बैम बैंग शरारतें। बूम बैम वो चाहती है कि टकर कार्लसन सत्ता में आए। आप जानते हैं, वही आदमी जो पहले दिखावा करता था कि वो इस्लाम के खिलाफ है और उसके पास दिमाग है, और अब अचानक वो शरिया कानून का प्रेमी बन गया है। ये सीधे किताबों में लिखे रूसी प्रचार को बढ़ावा दे रहा है और अपने शो में ऐसे लोगों को बुला रहा है जो अमेरिकी विचारधारा को नष्ट करना चाहते हैं। अब बड़े टकर कार्लसन को कैंडिस ओवेन्स द्वारा समर्थन मिल रहा है, एक ऐसे चुनाव के लिए जिसकी उन्होंने अभी घोषणा भी नहीं की है। लेकिन क्या आपको हैरानी होगी अगर ऐसा हुआ? क्योंकि मैं आपको इतना जरूर कह सकती हूँ दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। अगर टकर कार्लसन ने ठान लिया कि लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो वे इसका फायदा उठाकर राष्ट्रपति बन सकते हैं और ट्रंप का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए सब बदल रहा है। लेकिन कहानी इसमें नहीं रुकती। ये सिर्फ कैंडेस और टकर की टक्कर को राष्ट्रपति बनाने की बात नहीं है, ये उस वजह के पीछे के दिमाग के बारे में है। आखिर लोग सबसे पहले टकर को सत्ता में लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उसके चुनाव लड़ने के लिए, और मैं वही माहौल बनाती जो मेरे और चार्ली के बीच था, और हर जगह जाकर उसकी जीत में मदद करती, क्योंकि वो टकर चार्ली के भी बहुत करीबी और दोस्ताना थे। हाँ वो थे। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये कितना जानबूझकर किया गया है? सभी दर्शकों को याद दिला दूं जो कह रहे हैं टकर तुमने हमें धोखा दिया। ये आदमी कह रहा है, सबको याद दिलाओ कि तुम लोग ही चार्ली किर्क के असली दोस्त हो, क्योंकि वे चाहते हैं कि दक्षिणपंथी पश्चिम इसका बचाव करे। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा, हम इंटरव्यू खत्म कर असल में यहाँ हो रही चीजों की तर्क शक्ति समझेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह योजनाबद्ध है। आप उसे उन गिने चुने लोगों में से एक के रूप में देखते हैं जो आवाज उठाते हैं। मैं कहूंगी कि मेगन कैली ने चार्ली के नजरिए में बदलाव सच बताया, जिससे मेरी प्रतिबद्धता बढ़ी। वो भी अपनी जिंदगी के अच्छे दौर में हैं और उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं खुशी खुशी टकर कार्लसन जैसे किसी व्यक्ति का समर्थन करूंगी। नहीं, आप टकर कार्लसन जैसे किसी व्यक्ति का आभार पूर्वक समर्थन नहीं करेंगी। आप पहले से ही इसकी योजना बना रही हैं और अब आपने सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन किया है और हम सभी को ठीक ठीक बता दिया है कि क्या होने वाला है, कि टकर कार्लसन चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि ताकतवर पुरुष और ताकत चाहते हैं, और जब वे इसका अनुभव करते हैं तो रुक नहीं सकते। अब टकर कार्लसन के पास क्या विकल्प है? उनके पास दुनिया के सबसे बड़े पॉडकास्ट में से एक है,
भले ही हर कोई जानता है कि ये सब इस समय पूरी तरह से बेतुका है, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट है। अब अगली चीज क्या है जिसे वो हासिल कर सकते हैं? वो चीज जो उन्हें असली मर्द बनाएगी, उनके अहंकार की सबसे बड़ी लड़ाई है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति होना। जैसा कि मैंने एपिसोड की शुरुआत में कहा था, हमें समझना होगा कि रूस ने टकर कार्लसन की घोषणा क्यों की, क्योंकि ये बहुत कुछ उजागर करता है। अब मैं आपको याद दिला दूं कि रूस की ये यात्रा जिसमें वे मॉस्को की तारीफ कर रही थीं, उसमें एक कार्यक्रम भी था जहां वे तालिबान के साथ थीं। आप जानते हैं, वही आईएसआईएस जैसी समूह जिसे हम सब पसंद करते हैं। इसमें कई खूबसूरत बातें थीं ये साफ सुथरा है और जहां उसने बस रूसी प्रचार फैलाया। अब आप में से जो भूल गए हैं, रूस कई सालों से यूक्रेन के साथ एक असली गंभीर युद्ध में है और ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लोग मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और सोच रहे थे कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा, लेकिन हमें यहाँ बहुत सुरक्षित महसूस हुआ। मॉस्को बहुत खूबसूरत और साफ है। मैं निश्चित रूप से वापस आना चाहती हूँ और रूस में और समय बिताना चाहती हूँ बिना इस सारे प्रचार प्रसार के हम सुरक्षित हैं, सब ठीक है। आप पुतिन की सुरक्षा में हैं, इसलिए सुरक्षित हैं। ईमानदार बनिए, क्या वाकई इससे सुरक्षा मिलती है? लेकिन आपको बहुत सारा पैसा दिया गया है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है बहुत सारा पैसा, ये दावा करने के लिए कि रूस दुनिया की सबसे सुरक्षित, सबसे साफ सुथरी, सबसे खूबसूरत जगह है। याद रखिए, वे एक साधारण रणनीति अपना रहे हैं। अमेरिका की मजबूत पार्टियों को देखकर कहते हैं, हम इन्हें नष्ट करना चाहते हैं, तो इसे कैसे तोड़ें? लोगों को भ्रमित करना शुरू करते हैं। हम लोगों को हर संभव तरीके से भ्रमित करते हैं। हम उन्हें बताते हैं, जानते हो, वो चीज जो तुम्हें पूरी जिंदगी बताई गई थी वो बहुत बुरी है, वो बस एक झूठ था। असल में वो बहुत शानदार है। उदाहरण के लिए रूस। क्या आप जानते हैं कि आप बुराई के खिलाफ गठबंधन में थे? असल में आप ही बुराई का हिस्सा है और धीरे धीरे वे रिपब्लिकन आंदोलन तोड़ देते हैं। कैंडिस द्वारा किया गया हर एक काम लोगों को बांटने और भ्रमित करने के लिए ही किया गया है। यही सबसे बड़ा नियम है। क्यों? क्योंकि जब आप बटे हुए होते हैं और जब आप भ्रमित होते हैं तो आपको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। साधारण और आसान। बटे और भ्रमित लोग आसानी से नियंत्रित होते हैं। अब सवाल है, वे हमें किस लिए नियंत्रित करना चाहते हैं? ठीक है, मुझे लगता है हम अभी देख लेंगे। याद रखो, जब तुम बटे और भ्रमित हो और बताया जाए कि रूस दुश्मन है, तो तुम पहले से ये जानते हो। और जब कैंडिस ओवेंस ये पोस्ट करती हैं, तुम और उलझ जाते हो। मुझे लगता है कि कई बार सरकारों के बीच कुछ टकराव रहा है और लगता है कि शायद आप नहीं चाहते कि वो संदेश बाहर आए। मुझे लगता है कि कई बार सरकारों में टकराव रहे हैं। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण समय याद कर सकती हूँ जब बड़ा टकराव हुआ था, लेकिन यहाँ वो आखिरकार पोस्ट करती हैं, मेरी योजना का खुलासा हो गया है, क्योंकि हर कोई पूछ रहा था वो रूस में क्यों है। मैंने रूस के साथ बड़े ईसाई परिवारों को बढ़ावा देने की साजिश की। वे सोचते हैं, हम नहीं चाहते कि लोग अपने घरों में बड़े परिवारों के साथ रहें, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी और मैं इस सोच से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सरकारों और संस्थानों को बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर लोग बनते हैं, ऐसे लोग जो उद्देश्य के साथ निर्माण करते हैं और उद्देश्य के साथ पालन पोषण करते हैं। तो उसने इस छोटे से हिस्से को निकालने में कामयाबी हासिल की है, जहां वो कहती है, मैं परिवार बनाने की बात कर रही हूँ। हम सब जानते हैं कि परिवार क्या होते हैं। वो यहाँ वापस अपने असली यूट्यूब दर्शकों की ओर इशारा कर रही है, जो सोच रहे हैं ये क्या हो गया, शायद वो रूसी जासूस बन गई है। वो कहती है, नहीं दोस्तों, मैं दुश्मन से नहीं मिली हूँ, बल्कि वही चीजें प्रमोट कर रही हूँ जिन पर आप विश्वास करते हैं। उसकी चाल में मत फंसो, असल में वही मैनिपुलेशन टैक्टिक है। ग्लेन बेक इसे समझाने में माहिर हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ठीक है, ये रूसी प्रभाव ऑपरेशन कैंडिस ओवेंस और आप पर निशाना साध रहा है। पूरी कहानी glenbeck.com पर है। इंटरनेट इस समय पूरी तरह से गर्म है ताजा खुलासे को लेकर कि अमेरिकी पॉडकास्टर कैंडिस ओवेंस रूस में कुछ अघोषित गतिविधियां हैं जो प्रसिद्ध खुफिया और प्रचार एजेंटों से जुड़ी हैं। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि कैंडिस को देखिए। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सियोनवादी रूस को लेकर जुनूनी रूप से बदनाम कर रहे हैं। क्लॉक टावर एक्स, इजरायली विदेश मंत्रालय की परियोजना, अपने दस्तावेजों में बताता है कि वो प्रचार कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका उद्देश्य अमेरिकियों को ये सिखाना है कि यहूदी विरोधी भावना रूस से आई है। इसमें दिलचस्प बात यह है और मुझे लगता है कि लोगों को ये जानना चाहिए। और हाँ, हम एक सेकंड में फिर से ग्लेन बेक ने जो कहा था उस पर वापस जाएंगे। मुझे बताओ कि तुम अब भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स तो नहीं ले रही हो, है ना? तुम जानती हो कि ये शायद मदद नहीं कर रहा।
खासकर जब सिस्टम में पर्याप्त कोलेजन नहीं है। कोलेजन? हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं भी हैरान थी क्योंकि मेरी भी हालत तुम्हारी जैसी थी और मुझे नहीं पता था कि 30 की उम्र के बाद कोलेजन हर साल कम होता है। मुझे भी कई सालों से जोड़ों की समस्या रही है और मैंने सारे सप्लीमेंट्स आजमा लिए थे। फिर मुझे नेटिव पाथ ग्रास फेड कोलेजन मिला और सब कुछ बदल गया, क्योंकि यही असली राज है हमारी त्वचा को टाइट रखने, हड्डियों को मजबूत रखने और जोड़ों को सही से काम करने का। ये पानी या कॉफी में पूरी तरह घुल जाता है और खराब स्वाद नहीं देता। हजारों यूजर्स ने भी बेहतर त्वचा, नींद और दर्द में राहत बताई है। अपनी जिंदगी बेहतर बनाए और इस शो को सपोर्ट करे। मुझे उम्मीद है नेटिव पाथ हमारे स्पॉन्सर बनेंगे, स्पेशल बंडल ऑफर और फ्री शिपिंग के साथ। तो जाएं getnativepath.com/getnativepath.com/meara पर। यही है getnativepath.com/MEIR मेरा। इसे बिना किसी जोखिम के आजमाएं 365 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ। क्या वो फिर से वही तरीका अपना रही है जो उसने अब तक इस्तेमाल किया है? उसका मकसद है कि आपको लगे कि जो कुछ भी आपको बताया गया है वो सब झूठ है। और वो आपको कैसे यकीन दिलाएगी कि ये झूठ है? वो ये दिखाकर कि ये सब दुष्ट ज़ायोनिस्ट की साजिश है, जिन्होंने आपको इस बदनामी अभियान के बारे में यकीन दिलाने की कोशिश की है। अब वो उन दसियों करोड़ अमेरिकियों की बात नहीं कर रही है जिन्हें पता है कि शीत युद्ध सच में हुआ था और रूस हमेशा से घुसपैठ की कोशिश करता रहा है जब ये ज़ायनिस्ट साजिश थ्योरी आई भी नहीं थी। रूस ने पश्चिम को दुश्मन मानना अपना उद्देश्य बना लिया है। आपने किताबें पढ़ी हैं, देखा है, उनके पास यूजफुल इडियट्स की सोच है। कैंडिस ओवेंस ने देखा है कि ज़ायनिस्ट्स को दोषी ठहराना आसान है। अब वो रूस के मामले में भी यही कर रही हैं। उनका मकसद लोगों को भ्रमित और बांटना है। कैसे करें कि वे अपनी समझ पर शक करें, मुझे नहीं पता। चलो कुछ अजीब सोचकर दोष ज़ायोनिस्ट्स पर डाल देते हैं। कुछ भी हो, दोष उन्हीं पर डालो। वो हर बार वही अजीब तरकीब अपनाती हैं। अब ये थोड़ा बोरिंग हो गया है। और फिर जाहिर है कि वो एक और बयान लेकर आएंगी जो लोगों को भ्रमित और बांटने के लिए बनाया गया है, जिसमें वो कहेंगी जैसे कि आप जानते हैं, जाहिर है आप कह रहे हैं कि ज़ायनिस्ट चाहते हैं कि आप ऐसा माने। ऐसा लगता है हमेशा 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 ज़ायनिस्ट ही होते हैं, हमेशा ज़ायनिस्ट ही होते हैं, हमेशा ज़ायनिस्ट ही होते हैं। सच कहूं तो ये थोड़ा दयनीय है अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर पूछें। अब देखते हैं कि ग्लेन क्या कहते हैं। टॉर्च इनसाइडर्स, आपकी वजह से उनकी यात्रा की सच्चाई सामने आई, इसके लिए आपको सलाम। लेकिन कैंडिस ओवेंस की रूस की संदिग्ध यात्रा असली कहानी नहीं है। उनकी यात्रा तो बस असली कहानी का सबूत है। मैं इसे सिर्फ उनके या किसी और के बारे में बातचीत तक सीमित नहीं रखूंगा। आप इस पर बात कर सकते हैं। असली खबर यह है कि अमेरिका की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली कंजर्वेटिव आवाजों में से एक कैंडिस ओवेंस ने बताया कि वो रूस, सेंट पीटर्सबर्ग, ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल्स, धार्मिक पर्यटन के लिए पति के साथ छुट्टियों पर जा रही हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर हमें कुछ बातें सुनने को मिली और अंदरूनी सूत्रों ने कुछ ऐसी चीजें दिखानी शुरू की जो असहज करने वाली थीं। हमने रयान मोरो का ध्यान इस पर दिलाया और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो वाकई बहुत ही साधारण था। उन्होंने बस कार्यक्रम पढ़ा, तथ्यों को देखा, सुरागों का पीछा किया और कार्यक्रम पढ़ा, और वही वो थीं। वो सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में एक वक्ता के रूप में सूचीबद्ध थीं, जिसे SPIEF कहा जाता है। SPIEF। ये क्रेमलिन का प्रमुख कार्यक्रम है, इस हफ्ते चल रहा है और इसमें व्लादिमीर पुतिन मुख्य भाषण देते हैं। अब जब आप अतिथि सूची में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ नामों के बाद आपको एक खतरनाक आदमी मिलेगा, रूसी दार्शनिक अलेक्जेंडर दुगिन। अब उन्होंने कहा है कि वो उनसे मिल सकती हैं, लेकिन वो उसी मंच पर बोल रही हैं जिस पर वो है, और पुतिन भी है। स्पाइवी, ये सब हर समय होता रहता है। ये रूसी खुफिया एजेंसी के लिए हॉटस्पॉट है और रूसी सरकार के उच्च स्तरों द्वारा संचालित होता है। FSB के शीर्ष सलाहकार और FSB के प्रथम उपनिदेशक आयोजन समिति में शामिल है। FSB KGB की उत्तराधिकारी है। अब जांच दस्तावेज दिखाते हैं कि SPEF की गतिविधियां, विशेष रूप से इसके पैनल, उद्धरण के अनुसार राज्य द्वारा निर्देशित सॉफ्ट पावर कार्यक्रमों के लिए भर्ती पाइपलाइन है। इसे इस तरह पढ़ें। प्रचार। और यही वो जगह है जहां वे, और मैं उद्धृत कर रहा हूं, विदेशी प्रभावशाली लोगों को मीडिया साझेदारी जैसी परियोजनाओं में शामिल करते हैं। फाइलों में कहा गया है कि इस पैनल का खास तौर पर इसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओवेंस एक ऐसे पैनल में है जिसमें ज्ञात रूसी दुष्प्रचार एजेंट शामिल हैं, जिन्हें अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। कहानी यह है कि जैसे ही हमने रयान मोरो के साथ उस धागे को खींचना शुरू किया, हमें क्या मिला, क्योंकि वो धागा कैंडिस तक नहीं जाता, वो किसी और तक जाता है।
कुछ समझदार लोगों ने दोपहर होमवर्क में बिताई और जो जाना वो पॉडकास्टर की छुट्टी की गपशप नहीं थी। ये एक नाम पर ध्यान आकर्षित करने वाली चेतावनी थी और वो नाम था अलेक्जेंडर डुगिन। और जब आप सच में पढ़ते हैं कि ये आदमी कौन है तो आप समझ जाते हैं कि क्यों हर जरूरी अलार्म बजने लगा। आइए मैं आपको उस खतरनाक आदमी से मिलवाता हूं जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा सिवाय इसके पुराने श्रोताओं के। अगर आप पुशबैक पर हैं तो आप अलेक्जेंडर डुगिन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि हमने उनके बारे में बात की है। जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड कतर की चालबाजी समझता है, वैसे ही अलेक्जेंडर डुगिन अमेरिका में रूसी दखल के पीछे दिमाग है। दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे अमेरिका या पश्चिमी जगत को बर्बाद करें। ये सच में बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। अलेक्जेंडर डुगिन को पुतिन का दिमाग कहा जाता है। पुतिन आधुनिक रूस परियोजना के दार्शनिक माने जाते हैं और इसके बारे में हमेशा ईमानदार रहे हैं। 1997 में जब ज्यादातर लोगों के पास ईमेल नहीं था, उन्होंने एक किताब छापी जिसमें बिना गोली चलाए अमेरिका को हराने का तरीका बताया। उन्होंने लिखा, रूस को अलगाववाद और संघर्षों को बढ़ावा देना चाहिए और अमेरिका की नीतियों में अलगाववाद का समर्थन करना चाहिए। वे समूह जो मानते हैं कि अमेरिका को सिर्फ घरेलू समस्याओं तक सीमित रहना चाहिए। क्या ये पिछले 10 सालों जैसी स्थिति नहीं है? मुझे बताओ, क्या ये बिल्कुल वैसा ही नहीं लगता जैसा हमने देखा है? आप सभी को ये महत्वपूर्ण बात सुननी चाहिए। शायद मुझे ये वीडियो की शुरुआत में ही कहना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है हर उस चीज को समझने के लिए जो हमने कैंडीज, टकर और मेगन के साथ देखी है। वे अलेक्जेंडर डुगिन को पुतिन का दिमाग कहते हैं। पुतिन का दिमाग, वे आधुनिक रूस परियोजना के दार्शनिक हैं। उन्होंने इस परियोजना और यह क्या है इसके बारे में बेहद ईमानदारी से बात की है। 1997 में जब हमारे पास ईमेल भी नहीं था, उन्होंने एक किताब छापी थी जिसमें बताया था कि बिना गोली चलाए अमेरिका को कैसे हराया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका को बिना एक भी गोली चलाए कैसे हराया जा सकता है? उन्होंने लिखा, रूस को हर तरह के अलगाववाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। रूस को हर तरह के अलगाववाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। जातीय, सामाजिक, कट्टरपंथी और नस्लीय संघर्ष। कट्टरपंथी, नस्लीय, सामाजिक, जातीय संघर्ष। आपको देखना है कि अमेरिका में कौन से मुद्दे संघर्ष बढ़ा सकते हैं और उन्हें और भड़काने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि संघर्ष समाज के लिए बुरा होता है। तो नस्लीय विभाजन, बूम। जातीय विभाजन, बूम। हम ऐसे लोगों को चुनेंगे जो नस्लीय विभाजन को बढ़ा सके और हालात खराब कर सके। और अमेरिकी नीतियों में अलगाववादी प्रवृत्तियों का समर्थन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की नीतियों में अलगाववादी प्रवृत्तियों का समर्थन करे। हाल ही में हमने क्या देखा? हमने ये अजीब सा जुनून देखा है जो पहले हाशिए पर रही अलगाववादी राय थी, जैसे कि आप जानते हैं सियोनिस्ट पागल है या अमेरिका को कभी भी किसी भी चीज या किसी के लिए युद्ध में नहीं जाना चाहिए। हमने देखा है कि अलगाववादी विचारों को ऐसे बढ़ाया जा रहा है जैसे वे सामान्य या बहुमत में हो। टकर ओवेन अपने पॉडकास्ट पर फिर से निक फुएंटेस जैसे पागल लोगों को बुला रहे हैं जो असली नस्लीय भड़काने वाले हैं। ऐसे लोग जो बाहर जाकर अजीब अलगाववादी मुद्दों और संघर्षों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा दिखाया है जैसे उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट मिल गया हो। इन विचारों को ऐसे पेश करने के लिए जैसे ये सामान्य है, जिससे सचमुच अराजकता फैल रही है, लेकिन साथ ही ये भी कि असल में जो हो रहा है उसका पूरी तरह से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भ्रम और विभाजन। वे समूह जो मानते हैं कि अमेरिका को सिर्फ घरेलू समस्याओं तक सीमित रहना चाहिए। अमेरिका को खुद को केवल अपनी घरेलू समस्याओं तक ही सीमित रखना चाहिए। एक पल के लिए मैट वॉल्स जैसे लोगों से हटकर सोचिए जो कह रहे हैं कि अमेरिका को केवल अपनी ही समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। बाहर वे लोग कौन हैं जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता है? बताया जाता है कि ज़ायोनिस्ट्स, क्योंकि उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया है। असल में फायदा इजराइल को होता है। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें सच में इसका फायदा होता है, क्योंकि अगर आप इजराइल की अर्थव्यवस्था को देखें तो वो पूरी तरह से फल फूल रही है। अगर वो चाहे तो वो सैन्य रूप से आत्मनिर्भर होना सीख सकता है। अब तक इजराइल ने ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया है क्योंकि अमेरिका को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन इस बारे में हम कभी और बात कर सकते हैं। अमेरिका के दुश्मनों को देखिए, रूस, कतर, चीन, मध्य पूर्व, ये अलग अलग जगह हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व का युद्ध, चीन ताइवान युद्ध, इन सभी देशों में संघर्ष चल रहा है। एक ऐसा संघर्ष जिसे वे काफी समय से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।
और वे ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करेगा। अगर पश्चिमी देश हस्तक्षेप करे तो वे मुश्किल में पड़ेंगे। लेकिन अगर महान पश्चिमी देश पीछे रहता है और कुछ नहीं करता, क्योंकि उनके देश ने अलगाववादी विचारधारा ये सोच बढ़ा रही है कि आपको केवल अमेरिका में जो हो रहा है उसी पर ध्यान देना चाहिए। वे सभी देश जो दुनिया में प्रमुख खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं वही इसका फायदा उठाते हैं। इस्लामवादी मध्य पूर्व या इस्लाम से जुड़ी किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करते। रूसी हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। चीन भी हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। ये देश जिन्हें पश्चिमी मूल्य प्रणाली को गिराने के लिए बनाया गया है, वही देश एक स्वतंत्र केंद्रित अमेरिका से लाभान्वित होंगे। एक ऐसा अमेरिका जिसे सिर्फ अमेरिका की ही चिंता है, जो पहले अमेरिका को ही प्राथमिकता देता है और जिसमें इतनी समझ और भू राजनीतिक क्षमता नहीं है कि वो इसे समझ सके। अगर आप अमेरिका को शीर्ष पर रखना चाहते हैं तो बाकी खिलाड़ियों से निपटना और उन्हें उनकी जगह पर रखना जरूरी है। वही लोग इसका फायदा उठाते हैं। अब बताइए, क्या ये पिछले 10 साल की मौसम रिपोर्ट जैसी नहीं है? मैं दोहराता हूं, रूस को अलगाववाद और जातीय सामाजिक नस्लीय संघर्षों को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही अमेरिका में अलग थलग रहने की प्रवृत्तियों का समर्थन करना चाहिए। राजनीति, वे समूह जो मानते हैं कि अमेरिका को केवल घरेलू समस्याओं तक सीमित रहना चाहिए। बूम! ये सचमुच सब कुछ है, सब कुछ। ये सभी सवालों के जवाब देता है। ये अमेरिका को अंदर से गिराने की एक साजिश है। ये कहानी है कि पिछले 2 सालों में हमारे कई दाएं पक्ष के पॉडकास्टर्स के साथ क्या हुआ। यही रणनीति है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी खुद की सोच और निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। आप जानते हैं, अपने विचारों के साथ, और कह सकते हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन क्या आपने वो निर्णय लिया? क्या आप उस निष्कर्ष पर पहुंचे? या ये प्रचार का हिस्सा है? यही बात बनाती है। ये एक सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। और इसलिए कैंडिस की मासूम यात्रा जिसमें वो जा रही है, वो सभी सही और अच्छे कपड़े पहन रही है। और वो ये सारे इंटरव्यू दे रही है जिसमें वो रूसी परिवारों के बारे में बात कर रही है। ये एक साधारण योजना है जिससे भड़काया, भ्रम फैलाया और उसे सामान्य किया जाए। और अब इन सबको मिलाकर टकर कार्लसन को, जो साफ तौर पर कैंडिस ओवन से कहीं ज्यादा ये सब कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने के लिए रखा गया है। क्योंकि जब टकर कार्लसन, जो एक इस्लामिस्ट प्रेमी बिकाऊ व्यक्ति है, और अलेक्जेंडर दुगिन का प्रचार करते हैं जैसे कि वो कोई अच्छी चीज हो, जिन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की है कि चेचन्या और चेचन्या जैसे देश पश्चिम से बेहतर है, जब ये आदमी अमेरिका में आता है तो क्या होता है? अमेरिका बिखर जाता है। अब टकर कार्लसन को वोट देने वाले केवल वही लोग थे जो या तो ट्रंप से इतने नाखुश है या उन्हें पता ही नहीं था कि वे ट्रंप से नाखुश हैं। लेकिन मीडिया ने उन्हें ये यकीन दिला दिया कि वे ट्रंप से बेहद नाखुश हैं। वे वामपंथी हैं जो मानते हैं कि ट्रंप अब तक की सबसे बुरी चीज है। अब पश्चिम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और यही वजह है कि वे इस एंटी मेगा चीज पर इतना जोर दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें आप लोगों को बताना है कि जिन लोगों को आपने वोट दिया वे बहुत बुरे हैं। जो विकल्प वाम और दक्षिण पंथ में विश्वास नहीं करता, हर जगह बुराइयां देखता है और रूसी प्रचार के लिए लड़ने आया है, वही हमें एकजुट कर सकते हैं। सुनिए वे कैसी शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाम और दक्षिण पंथ की बात नहीं है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। हर कोई जो साफ सोच सकता है देख सकता है कि असल में क्या हो रहा है। वे उन आवाजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने खुद को ज्यादा कट्टर दक्षिणपंथ से अलग किया है, जिन्होंने खुद को ज्यादा कट्टर वामपंथ से अलग किया है, और कह रहे हैं आप यहाँ आइए, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, रूसी प्रचार ने फिर कैंडिस ओवेंस को चेहरा बनाकर यही किया है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।